Hello everybody. So this is the part 2 of chapter 1 introduction class 11th microeconomics. जैसे पिछली वीडियोस में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे, स्कार्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था. इन दिस वीडियो वी विल मूव फॉरवर्ड और हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में समझेंगे. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी कि इसका पार्ट 1 आप लोग जरूर देखें सो दैट आपको एक बेटर ग्राफ्स मिलेगा ओवर द कंसेप्ट. हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में भी बात करा, इकोनॉमिक्स के बारे में भी हमने बात करा कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक जो हमने आज कवर करना है, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सी, इकोनॉमिक्स की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं. अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने के भी दो तरीके हैं. इकोनॉमिक्स को पढ़ने के दो तरीके कौन से हैं? पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि अभी इस टाइम इकोनॉमिक्स में काम कैसा हो रहा है, हम किसी इकोनॉमी को किस तरह पढ़ रहे हैं. कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर अभी पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. हमारे पास जो भी एक्चुअल डेटा है अभी इस टाइम पर, व्हेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी, कि इंडियन इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए. एक जगह तो हम बात कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि प्राइसेस किस तरह बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ने चाहिए, व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन. तो इस चीज को याद करने के लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक है विच सेज कि जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद पी, पॉजिटिव. तो आप यहाँ पे एक बात समझेंगे कि इट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, कि जो अभी प्रेजेंट में इकोनॉमिक्स चल रही है, जो अभी कंडीशन चल रही है किसी इकोनॉमी में प्रेजेंटली. वेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज फ्यूचरिस्टिक, कि जो फ्यूचर में होना चाहिए, व्हाट इट शुड बी. ये बात करती है व्हाट इट शुड बी, और ये आपको बताता है एक्चुअली कि व्हाट इज कि अभी एक्चुअली में क्या है सिचुएशन. जैसे इंडिया में अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि इंडिया में प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, या क्यों बढ़ रहे हैं, या व्हाट शुड बी डन, उनके लिए हमें वो आइडियल सिचुएशंस तक लेकर जाती है. अब पॉजिटिव जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है ना, दैट कैन बी डेल्ट विद रियल डेटा, उसका हमारे पास एक्चुअल डेटा होता है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक है. जैसे कि अभी इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ अपने इस चैनल के लिए. तो अभी एक्चुअल डेटा ये है कि इस टाइम पे मेरे चैनल की क्या कंडीशन है. लेट्स से इस टाइम पे मेरे चैनल पर कितने व्यूज आ रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल डेटा, बट दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफ माई चैनल. बट मैं कह रही हूँ कि यार आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर इट, एक साल के बाद मेरे मे बी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो दैट इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इट शुड बी, कि मैं वर्क कर रही हूँ तो ऐसा होना चाहिए. उसके लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है, दैट इज द फ्यूचर अप्रोच. एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उसमें रहती है, उसके अंदर मेरे पास कोई डेटा नहीं होता है, दैट इज नॉट डेटा रेलेवेंट, वेयर एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रेलेवेंट टू डेटा. अब हम फटाफट इसके बारे में पढ़ेंगे. इट एनालाइजेज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अभी क्या कॉज है और उस चीज का क्या इफेक्ट आ रहा है इकोनॉमी में. वेयरएज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बताती है सब्जेक्टिव आइडियाज, कि ऐसा होना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, दैट इज कि हमें कोई एक आइडियल सिचुएशन दिखाता है वो. ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक बताती है व्हाट इट स्टडीज एक्चुअली, अभी क्या है एक्चुअली इज, वेयरएज इट शोज व्हाट इट ऑट टू बी. स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड, प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स. यू कैन चेक बिकॉज मेरे पास डेटा है, अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, मेरे पास डेटा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या सीन है, हमारे पास उसका डेटा है. बट नॉर्मेटिव में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ना चाहिए था, फ्यूचर में ये होगा, बट उसको हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमारे पास कोई स्टार्ट ही नहीं है. इट कैन नॉट बी टेस्टेड. नाउ इट कैन बी वेरीफाइड विद रियल और वर्ल्ड डेटा. हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास बाकी वर्ल्ड का भी डेटा है, हमारे पास बाकी कंट्रीज का भी डेटा है. Whereas normative economics को you cannot verify it with the actual data because it is, again I am saying बार-बार, it is based on the future approach. Fact and opinion, it is refer what is, हाँ, it will be based on what data and facts, और ये value judgment पे based होंगी. जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि I am working hard for it, तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि ओके मैम आप कह रहे हो you are working hard for it, बट आपके चैनल पे तो ये व्यूज हैं, this is the actual thing, it is actually what it is. बट मैं कहती हूँ कि नहीं मैं कर रही हूँ, बढ़ेंगे, देखना, ये मेरी जजमेंट है.
it cannot be verified. Why? Because we have nothing to check it with. हमारे पास इसका कोई स्टैट्स नहीं है जिससे हम इसको चेक कर सकें. डील विद द एक्चुअल और द रियलिस्टिक सिचुएशंस. कौन सी इकोनॉमिक? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. whereas it deals with the idealistic situation की जो आइडल सिचुएशन होनी चाहिए थी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. किसमें? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. deals with how economic problem is solved, deals with how an economic problem should be solved. जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो बताती है कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, बट हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है दैट किस तरह करना चाहिए था. तरह जो एक वर्ड है, तरह जो एक वर्ड है जिसपे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ, दैट वर्ड इज शुड बी. ये किस तरह शुड बी, किस तरह होनी चाहिए, बट इट ऑट टू बी. तो ये था एक कंसेप्ट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे. तो गाइज इसके ऊपर आप लिख लीजिए IIT. IIT का मतलब क्या होगा? इट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके पेपर में जरूर आने वाला है. जिस भी टॉपिक पे मैं IIT लिख दूंगी इट मीन्स वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए सावधान हो जाइए. यू हैव टू रिवाइज इट अगेन. तो जिस भी टॉपिक पे IIT मेंशन्ड है तो इट मीन्स कि ये पेपर में आएगा ही आएगा. IIT इट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आगे से जिस भी टॉपिक पे IIT लिखा होगा आप उसको 2 बार रिवाइज करेंगे. और उसको आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, संदीप गर्ग है, वेदर यू आर रीडिंग इट फ्रॉम NCERT और TR जैन, आप कोई भी बुक रीड करें, मैं सजेस्ट करूंगी कि उसकी रीडिंग्स को बार बार करें एंड मेक योर ओन नोट्स. इवन जो मैंने नोट्स बनाया ना, आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखिए. बिकॉज आप जितनी बार लिखेंगे ना चीजों को, उतनी ज्यादा वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी. ट्राई करिए कि आप रोज के 20 पेजेस लिख रहे हैं ऑफ एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स. आई नो आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है पढ़ने को, बट जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं ओवरऑल आप 20 पेजेस लिख रहे हैं. दैट आप देखना वो लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगा. अभी तो यू आर सेइंग इट जस्ट 20 पेजेस, यू कैन एकदम आप नहीं स्टार्ट कर सकते, हैबिट नहीं है. स्टार्ट विद 5 पेजेस ऑफ ईच सब्जेक्ट. आप रोज लिखिए, बिकॉज जितना ज्यादा लिखेंगे ना वो आपके दिमाग में उतना रिटेन करेगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या था, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी. ठीक है. नाउ इन चीजों पर बात करते हैं. पॉजिटिव क्या है, बेसिकली क्या है, क्या हुआ. बट जो व्हाट विल बी आया वो क्या आया इसमें? फ्यूचरिस्टिक नॉर्मेटिव. क्या होगा, दैट इज द फ्यूचर अप्रोच. ओके. और नॉर्मेटिव क्या कहता है? व्हाट इट ऑट टू बी, व्हाट इट शुड बी, व्हाट शुड हैव हैपन. ठीक है. ये विल वाला जो है इसमें ये हमने इसलिए डालते हैं सो दैट आपके थोड़ा सा आप इस चीज पे भी फोकस करें कि हो सकता है हम इसमें पॉजिटिव में आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाए. जो एक्चुअली है या जो एक्चुअली होगा वो भी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है. इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज में लेकर इसको नॉर्मेटिव मत समझना कि इसमें विल भी था. ये यहाँ पे इसलिए डाला गया ताकि आपको थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूज किया जाए. तो ये विल भी है क्योंकि ये एक्चुअल है. अब जैसे मैंने कहा कि हमारा यहाँ पर अभी लेट्स से 5% इन्फ्लेशन है, इट विल बी 5.2 नेक्स्ट मंथ वो 5.2 हो जाएगा. तो उसको मैं वेरीफाई कर सकती हूँ ना अपने एक्चुअल डेटा के साथ. क्यों? क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा डेटा पिछला भी पड़ा हुआ है. तो दैट कैन बी वेरीफाइड. वो एक्चुअल सिचुएशन है. अभी कोविड आया तो एक एक्चुअल सिचुएशन थी, हमें पता था उसमें जीडीपी की क्या कंडीशन होगी या जीडीपी कैसा वर्क करेगा. तो दैट इज द एक्चुअल डेटा. वो एक ऐसा डेटा था जिसको मैं वेरीफाई भी कर सकती थी, जो वैल्यू जजमेंट्स पे या सब्जेक्टिवली नहीं था, या वो आइडियल सिचुएशंस नहीं थी, वो एक्चुअली उस चीज की सिचुएशन थी. ओके. जैसे बोला गया प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. ये एक स्टेटमेंट है कि इंडिया में प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो ये एक अभी की सिचुएशन है, एक एक्चुअल सिचुएशन है. वेयरएज इसका नॉर्मेटिव क्या होता? इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस. की किस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस पर इंडिया को स्टेप लेने चाहिए. एक जजमेंट है, एक सब्जेक्टिव बात है. इट कैन बी, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर. ओके. ये एक और एग्जाम्पल है. इसमें आप मुझे बताइएगा कि पॉजिटिव कौन सा, नॉर्मेटिव कौन सा, कमेंट सेक्शन में लिखकर. ओके. नाउ अब आती है इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आप बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ोगे. अभी माइक्रो पढ़ रहे हो, मैक्रो पढ़ोगे. अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो के अंदर एक आई आता है, आई विच मीन्स इंडिविजुअल. मैक्रो की स्पेलिंग में ए है विच मीन्स एग्रीगेट. कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्पेलिंग से ही आप समझेंगे. जैसे अभी हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का समझा ना, पॉजिटिव पी, पी मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट पी. ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे. और अब जैसे माइक्रो में मैंने बताया आई, आई मीन्स इंडिविजुअल.
इधर जो भी बात होगी वो एक इंडिविजुअल को लेके इंडिविजुअल यूनिट पे बात होगी। मैक्रो इज ए मीन्स एग्रीगेट, होल, टेकिंग इकोनॉमी एज अ होल। हम एक इकोनॉमी को पूरे को लेंगे, एक पूरी यूनिट को एक मानकर हम उसको स्टडी करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को बोला जाता है। ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया जिसका मतलब था स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें इसके जो टूल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हम बेसिकली डिमांड और सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड की, एक कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, क्या सप्लाई वो मांग रहा है, उस पर हम बात करते हैं इंडिविजुअली। और इसको हम स्टडी, इसका जो इकोनॉमिक बिहेवियर है इंडिविजुअल, अगेन आई एम एम्फेसिस ऑन द वर्ड इंडिविजुअल, की एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर के बारे में हम इसमें बात करते हैं। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका मतलब था लार्ज। इसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो हम टूल्स लेते हैं वो हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड को, जब हम हर इंडिविजुअल की डिमांड को सम करते हैं उसके पास आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट यानी सबके डिमांड्स को जोड़ना। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई, ये दो इसके टूल्स हैं। इसके अंदर हम इकोनॉमी को पूरा एक होल लेके समझते हैं कि होल यानी ये WHO वाला होल, कंप्लीट, एक पूरी इकोनॉमी को हम एज अ होल स्टडी करते हैं, उसकी पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के, एक लार्ज यूनिट मान के। ये इसका डिफरेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बताया इंडिविजुअल इकोनॉमी को पढ़ते हैं, मैक्रो के अंदर एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई, अलग अलग को पढ़ते हैं। व्हेयरएज मैक्रो में हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लेते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन पे बात करते हैं कि इसके अंदर जो भी बातें होंगी वो प्राइस पे बात होगी, क्योंकि कंज्यूमर का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी इकोनॉमी के अंदर, प्राइस, कि किस प्राइस पे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जब भी इंडिविजुअल की बात होगी तो वहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन की बात होगी। वेयरएज मैक्रो लेवल पर इसके अंदर हम जिस चीजों के बारे में बात करते हैं दैट इज द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, की एक पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है और कितनी एम्प्लॉयमेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअली सब पे फोकस करा जाता है। व्हेयरएज मैक्रो में एग्रीगेट नेशनल इनकम, सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को जोड़कर क्या नेशनल इनकम बनती है उस पर बात करी जाती है। नेशनल आउटपुट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है, साथ ही में जनरल प्राइस लेवल, कि एक इंडिविजुअल का प्राइस नहीं बल्कि किसी भी कमोडिटी का जनरल प्राइस लेवल क्या है एक इकोनॉमी के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अलग नाम भी है इसको बोला जाता है प्राइस एंड क्वांटिटी। इसलिए इसको बोला जाता है प्राइस एंड क्वांटिटी थ्योरी या प्राइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली बेस्ड होती है प्राइस पे। वेयरएज जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको बोला जाता है इनकम थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पर बात करते हैं। तो अब हमने दोनों ब्रांचेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिया और इन योर क्लास 11th हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट है क्या? तो गाइज ये देखिए, इसका मैंने एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन लिया है, क्लिप आर्ट। एक हमने कुकी बनाई है और उस कुकी के अंदर छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, चोको चिप्स हैं। तो इससे आप समझ जाओगे कि पूरी कुकी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक, जो उसके छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जिसको मैंने बोला क्या कहते हैं उसे, छोटे छोटे चॉकलेट्स के जो चोको चिप्स होते हैं वो क्या है उसकी माइक्रो यूनिट्स, जिसको बोला गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इससे अब आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं। ओके, नाउ कमिंग, अब एक वर्ड आता है पैराडॉक्स, जो जनरली आप आगे भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही। तो इसका एक थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स क्या है, वो सिचुएशन जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि वो सब स्टेटमेंट के लिए ट्रू है बट किसी एक स्टेटमेंट के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, दैट स्टेटमेंट इज पैराडॉक्स। सिमिलरली कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स थ्रू आउट ऑफन अ ट्रू स्टेटमेंट, की ऐसी कोई सिचुएशन जब जो कोई एक ट्रू स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे घर में सबको ब्लैक कलर पसंद है, कुछ भी हो जाए मेरे घर में सब ब्लैक कलर ही पहनेंगे, ये मेरी एक स्टेटमेंट है। बट मेरे को पता चलता है कि सब तो पहनेंगे, मेरे घर में लेट से 10 मेंबर है, सब तो पहनेंगे,
बट सिर्फ एक मेंबर है जो नहीं पहनेगा, जो इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगी कि वो उस बंदे, जो भी एक बंदा है जो इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उस बंदे ने उस सिचुएशन में क्या करा, पैराडॉक्स। उस सिचुएशन का वो क्या था, पैराडॉक्स। जो स्टेटमेंट सबके लिए तो ट्रू थी, बट उस सिचुएशन में उसके लिए वो सिचुएशन ट्रू नहीं थी। किसके लिए, जो बंदा ब्लैक नहीं पहनता। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये क्या था, एक पैराडॉक्स, कि ये स्टेटमेंट सबके लिए ट्रू थी अपार्ट फ्रॉम उस बंदे से जो ब्लैक कलर नहीं पहनता। ओके, नाउ अब एक बात और आई कि माइक्रो और मैक्रो लेवल में थोड़े बहुत इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। कैसा हो सकता है, अब एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक इंडिविजुअल है, वो मनी को सेव करता है। तो वो अगर मनी को सेव कर रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि वो मनी को सेव कर रहा है। बट अगर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, हमने बात करी माइक्रो लेवल पे कि वो सभी चीजों को सेव कर रहा है। अगर वो सभी चीजों को सेव कर रहा है, मनी को सेव कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट अगर हम पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचें, अगर हर बंदा ही सेव करने लग जाए तो क्या होगा, इससे डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, इससे आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, इससे इनकम में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी को सफर करना पड़ेगा एज अ होल। तो ये अब आप सोचेंगे कि मैम ये कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आएंगे इकोनॉमी में। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। बट अभी एक छोटा सा बेसिक समझने के लिए, जो क्वेश्चन मैंने आपसे करा था पहले कि क्या माइक्रो और मैक्रो इंटरडिपेंडेंट है क्या, तो उसका आंसर मैंने कहा था आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो उसका आंसर आप यहीं से समझ सकते हैं कि ऐसा है। क्यों, क्योंकि अगर हर बंदा इंडिविजुअली अपने लिए सेव करता है तो वो पूरी इकोनॉमी को हैम्पर कर सकता है। क्यों, क्योंकि उससे बहुत सी चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और पूरी इकोनॉमी एज अ होल सफर करेगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट concept, that is the central problem of an economy. Again IIT question, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हर इकोनॉमी के अंदर 3 प्रॉब्लम्स हमेशा आपको मिलेंगी। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसको मैं बहुत एक शॉर्ट में समझाऊंगी, साथ ही में आप इसमें से आप इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, आप उसको रीड करेंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हर इकोनॉमी के अंदर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे कि वेदर एक इकोनॉमी को नेसेसरी गुड्स बनाने हैं या उसको लग्जरी गुड्स बनाने हैं और कितने बनाने हैं, ये एक इकोनॉमी को सोचना पड़ता है। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि उस इकोनॉमी को कैसे प्रोडक्शन करनी है, प्रोड्यूस कैसे करना है, किस तरह करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी है। एंड देन फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाना है, वेदर आर यू प्रोड्यूसिंग दैट गुड फॉर रिच और पुअर। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हर इकोनॉमी को सोचकर अपना स्टेप लेना पड़ता है हर इकोनॉमी को वर्क करने के लिए। ओके, द प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स बिकॉज दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड ऑल अदर प्रॉब्लम्स आर रिवॉल्व अराउंड दैट। अगर एक इकोनॉमी को ये तीनों प्रॉब्लम्स अच्छी तरह टैकल करना आ गया तो बाकी प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली टैकल हो जाएंगी। Now, what to produce? This problem refers to the decision regarding the selection of the different commodity and the quantity that need to be produced. क्या प्रोड्यूस करना है, इसका सिलेक्शन एंड द क्वांटिटी, कितना बनाना है। लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, इक्विपमेंट, टूल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उनको हमने बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है सो दैट पूरी इकोनॉमी अच्छी तरीके से वर्क कर सके। लग्जरी गुड्स बनाने हैं या हमें नेसेसरी गुड्स बनाने हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पूरे टॉपिक को यहाँ से आप रीड करिए। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वही इसके अंदर विद एग्जांपल एक्सप्लेन करा गया है। तो इसको अब आप एक फटाफट से इसकी रीडिंग ले लीजिए। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस कैसे करना है ना। 2 टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव क्या होती है, जिसके अंदर मोर यूनिट ऑफ लेबर इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 टेक्निक्स होती हैं, या तो मैं उसमें लेबर लगा दूं या मैं उसमें कैपिटल लगा दूं। जनरली दोनों का ही कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसके अंदर लेबर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैपिटल। कैपिटल मीन्स मशीनरी, एनी काइंड ऑफ मशीनरी या टूल या इक्विपमेंट। वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो है जिसके अंदर हम ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं।
कंट्रीज जैसे जापान हो गई, चाइना हो गई, वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज हैं, वेयर एज इंडिया वो एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी पॉपुलेशन है जो अनस्किल्ड है, जिसकी वजह से भी यहाँ का जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी अंडर डेवलप हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की लेबर भी अभी अनस्किल्ड है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स तभी वर्क करती हैं जब हमारी लेबर हाईली स्किल्ड होती है। तो इस चीज को आप यहाँ से रीड कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि अब हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर रिच और वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर पुअर। और इसके अंदर हमें ये भी देखना है कि हमें डिफेंस गुड्स बना रहे हैं, हम कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी कितनी है। अगर एक कंट्री के अंदर हम सभी मर्सिडीज बनाने लग जाएंगे तो पुअर, जो थोड़ा मिडिल क्लास है या पुअर है, तो वो क्या करेगा। तो एक इकोनॉमी के अंदर हमें उसके लिए भी सोचना है, तो उनके लिए भी हमने बाकी कार्स लेकर आए विच आर लेस कॉस्टली। तो इस तरीके से हम एक इकोनॉमी को, इसको भी बैलेंस करना है कि रिच और पुअर में एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी रीड कर लेंगे ये। और इन प्रॉब्लम से हमें दो चीजें समझ में आती हैं, दैट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने यहाँ पर गाइस लिख दिया है, बट ये यहाँ का पार्ट नहीं है, इट जस्ट आप इसको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। इसका जो फर्दर डिटेल है वो आगे के चैप्टर्स में आएगा, तो अभी इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं करेंगे। नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप डेफिनेशन से पढ़ेंगे, इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें, नेक्स्ट मीन्स अगला, बेस्ट मीन्स अच्छा या सबसे अच्छा लिख लीजिए, ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, फॉरगॉन यानी जो चला गया, ऐसा बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपके हाथ से चला गया, उसकी जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई उसको बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगेन राजू है, राजू एक बैंक में वर्क कर रहा था 40,000 पर मंथ में। राजू के पास 2 और जॉब ऑफर्स आए कि वो एक एग्जीक्यूटिव की तरह वर्क करे एज अ 30,000 पर मंथ एम्प्लॉय, वेयरएज वो एक जर्नलिस्ट की तरह काम करे एट 35,000 पर मंथ। राजू एक ऑलरेडी 40,000 वाली पोस्ट पर काम कर रहा था। राजू ने अब क्या करा, इसको ही चूज करा बिकॉज वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा 40,000। बट इस केस में उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था जो उसने छोड़ा? अगर राजू पास चॉइस होती तो वो 30 या 35,000 में से किसको चूज करता? डेफिनेटली ये उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। तो राजू ने इसको छोड़ के इसको चूज करा, 35,000 को छोड़ के 40,000 को चूज करा। तो राजू की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 35,000, क्योंकि राजू का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कौन सा था? 35,000। 40,000 के बाद की जो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी जो उसके लिए बेस्ट थी, वो कौन सी थी? वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट एट 35,000 पर मंथ। तो राजू ने उसको छोड़कर चूज करा वर्किंग एज अ एम्प्लॉय इन अ बैंक एट 40,000। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट था। बट उस बेस्ट के बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, 2 ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट उसके हाथ से चली गई। ओके, सो दिस वाज इट। अब इसका एक और एग्जांपल है, हम इसको कर लेते हैं। जैसे आपके पास 20,000 रुपीज है एंड यू वांट टू बाय एलईडी टीवी और लैपटॉप। तो अब 20,000 रुपीज है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है, तो अब आप एक ही चीज खरीद सकते हो। तो आप अगर आप एलईडी टीवी खरीद लेते हो 20,000 का, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, आपने एलईडी खरीद लिया, तो एलईडी के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था? दैट इज दी लैपटॉप। और अगर आप लैपटॉप खरीद लेते तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था दैट इज दी एलईडी। तो हमने क्या समझा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी आर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस बिटवीन दी ऑल्टरनेटिव कमोडिटीज। ओके, एक और इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं कि आई एम वर्किंग, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं या मैं अपना मेरे को एक जॉब ऑफर आया कि मैं अपना कॉल सेंटर में जाके जॉब करने लग जाऊं आफ्टर 12th। तो अगर मैंने चूज करा ग्रेजुएशन की मैं ग्रेजुएशन करूंगी, तो और अगर मैं कॉल सेंटर में काम कर रही होती तो मुझे 10,000 मिलते पर मंथ। तो अगर मैंने ग्रेजुएशन चूज कर ली तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 10,000। क्यों? क्योंकि
ग्रेजुएशन के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जो मैंने जाने दिया, जो चला गया, दैट इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन कॉल सेंटर। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई दिस 10,000। ओके, सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और हम पूरा टॉपिक उसके अंदर कवर करेंगे। पार्ट 3 होगा वो इस चैप्टर का। और टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।